दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रतिभा गर्ग जी, जो वर्तमान में सिंगापुर में है और हिंदी साहित्य की लेखिका है। मैम, सबसे पहले जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप अपना बहुत एक छोटा सा परिचय दें। उसके बाद इस वार्तालाप को हम आगे बढ़ाते हैं। जी, बहुत बहुत नमस्कार। जयदीप पत्रिका का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं डॉक्टर प्रतिभा गर्ग सिंगापुर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ और मैं पिछले 10 वर्षों से साहित्य लेखन में हूँ और हिंदी साहित्य में काफी संग्रह मैंने निकाले हैं और इसकी शुरुआत मुझे इसकी जो प्रेरणा है अपनी माँ से मिली और उन्हीं की याद में मैंने ये कहें तो लिखना शुरू किया हिंदी में। पहले मैं इंग्लिश में लिखती थी और उनकी यादें मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। वैसे हिंदी साहित्य मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं ऑक्यूपेशन से एक मर्चेंडाइजर, एक डिजाइनर मर्चेंडाइजर रही हूँ और मैंने ज़ारा और बाकी बड़े यूरोपियन डिजाइनर्स के लिए काम किया हुआ है। और अभी फिलहाल मैं 10 वर्ष से लिख रही हूँ। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में मेरा नियमित मेरी कविताओं का, गजलों का, अनेक विधाओं में दोहों का मेरा जो छंद वगैरह हैं, जनाक्षरियां हैं और गीत हैं, वो मुक्तक हैं, इन सब में मैं मुख्यतः लिखती हूँ और यही मेरा छोटा सा परिचय है। जी मैम। मैम, हिंदी साहित्य को आप कैसे देखते हैं वर्तमान में और पहले 50 साल पीछे की बात करें तो? हिंदी साहित्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है अगर हम इसको एक हॉलिस्टिक व्यू में देखें। और हिंदी साहित्य से ही हमारा इतिहास भी जुड़ा है। हमने इतनी सारी चीजें जो सीखी अपने पुराणों में, ग्रंथों में, वो सब साहित्य का ही एक छोटा सा स्वरूप है। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है, इवन जो ये हमारे बच्चों जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, नवयुग है, मैं देख रही हूँ आजकल की बच्चे बड़े कतराते हैं हिंदी भाषा को लेने में भी। उनकी जो दूसरी या तीसरी भाषा होती है वो फ्रेंच लेते हैं या स्पेनिश लेते हैं, जर्मन लेते हैं, पर हिंदी पढ़ने में वो कतरा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के अभिभावक को प्रेरित करना चाहिए अपने बच्चों को और सभी को हिंदी मुख्यतः लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदी साहित्य हमारे जीवन के लिए, हमारे जो अपना हमारा वैदिक धर्म है, सनातनी धर्म है हमारा, हिंदू राष्ट्र है हमारा, हमारे देश के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और हम अपनी वैदिकता को अगर हम जीवित रखना चाहते हैं तो साहित्य इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी मैम, आजकल के जो युवा लेखक हैं वो सोशल मीडिया में जी, लिखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पर लिख कर अपने आप को राइटर मानते हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? युवा कैसे अपने राइटिंग स्किल को बेहतर कर सकते हैं, और क्या एक राइटर को करना चाहिए? आजकल एक तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा बून है, एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके कारण कुछ लोग पढ़ते हैं और फिर देख के दूसरों को वो प्रेरित हुए हैं और हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मीडियम है कि लोग अपनी जो अभिव्यक्तियां हैं उनको लिखते हैं और दूसरों तक ये पहुंचाने का एक बहुत ही सरल और सीधा माध्यम है। और इसमें हम अनेक तरह की विधाओं को पढ़ पाते हैं। जो पाठक हैं, पढ़ने का जिन्हें शौक है, और कुछ कुछ लोगों को मैंने स्वतः अपने जीवन में भी देखा है जिन्होंने पढ़कर, जैसे मैं खुद भी हूँ, मैं एक साहित्य, मैंने आपको जैसे पहले बताया, मैं एक साहित्य की छात्रा नहीं थी, आई वॉज अ साइंस ग्रेजुएट। मैं एक साइंस की छात्रा थी और 10वीं तक ही मैंने हिंदी पढ़ा था पहले। तो मैंने अपनी माँ की याद में हिंदी, उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी और इस कारण से उनकी यादों को जीवित रखने के लिए मैंने हिंदी साहित्य में मैं उतरी कि मुझे लगा कि मेरा देश, मेरा भारत हमारी हिंदी के कारण का महत्व है। तो हमें, और हिंदी एक बहुत ही अच्छी भाषा है जिसमें हम हर एक इमोशन को, हर एक उसको, हर रस के उसके लिए हर शब्द है, हर रस में हम उसको ढाल सकते हैं। जबकि जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। हम बहुत कम शब्द हैं उनके लिए। हमारी हिंदी भाषा बहुत ज्यादा विस्तृत है, इसमें शब्दों का मतलब कहते हैं ना कि गहन भंडार है। तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा के लिए जो सोशल मीडिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है। बट हाँ, जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग सिर्फ
दूसरों को पढ़ के कॉपी भी कर रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों की जो अपने ओरिजिनल आइडियाज हैं, जो अपने उनके खुद के उनके अपने अपने विचार हैं, वो ही व्यक्त करें और दूसरों को कॉपी ना करें, अपनी एक अलग एक पहचान बनाएं साहित्य मैं की। मैम, पहले साहित्य को अमीर घरानों का श्रृंगार कहा जाता था, या कह सकते हैं अमीर घरों तक ही साहित्य सीमित रहता था। जब से सोशल मीडिया आया है, बिल्कुल। तब से घर घर से साहित्य की बात होने लगी है, और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो रहे हैं। उदाहरण के लिए जयदीप पत्रिका को ही आप देख लीजिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा माध्यम है कि अब लिमिटेशन नहीं रही हमें हमारे, जैसे आपने कहा कि पहले ये अमीरों का ही साधन था, क्योंकि अगर आपको अपनी किताब पब्लिश करानी है या आपको कहीं अप्रोच करना है पब्लिकेशन में, तो आपको उसके लिए ऑब्वियसली आपको उसके लिए एक धन राशि की जरूरत है, अच्छे धन की जरूरत है। और पढ़ने लिखने के लिए भी अगर आप जाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली हमें खर्चा करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होती है, तो उसमें आसानी होती है। पर किंतु अब सोशल मीडिया के कारण, और अब जैसे कि कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, हमने देखा कि काफी लोग अब काव्य सम्मेलन वगैरह भी, जिनके पास धनराशि नहीं है, वो सोशल मीडिया के थ्रू ई काव्य कर रहे हैं, ऑनलाइन काव्य सम्मेलन हो रहे हैं। तो इसमें धन की भी बचत है और लोग भी सबसे जुड़ पा रहे हैं। मैं आपके विचार सुन सकती हूँ, आप मेरे विचार सुन सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मीडियम है कि हर वर्ग के लोगों को, ना सिर्फ अमीरों को ही, बल्कि हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। और जिसकी अच्छी हिंदी है, जो हिंदी लिखने में इच्छुक हैं और जो साहित्य में अपनी रुचि रखते हैं, रुचि रखते हैं, वो आके जुड़ पा रहे हैं, वो अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को वो सब तक पहुंचा पा रहे मैम, आप सिंगापुर में रह रहे हैं। क्या सिंगापुर में हैं। भी बिल्कुल। हिंदी बोली जाती है, और यहाँ पर क्या कोई काव्य सम्मेलन वगैरह होते हैं? जी, आपने दीपक जी बहुत अच्छा सवाल किया। ये सिंगापुर कहने को तो हमारे भारत देश से थोड़ा दूर है, एक आइलैंड है, और 6 घंटे लगते हैं यहाँ तक आने में। बट हाँ, यहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं, और यहाँ पे बेसिकली साउथ इंडियन ज्यादा हैं, क्योंकि ये चेन्नई से पास पड़ता है। बट हाँ, यहाँ पे हमारे हिंदी को कुछ लोगों ने इसको जागृत करने के लिए बहुत अच्छे अभियान चलाए हैं। और यहाँ पे बड़े सारे हिंदी के संगठन बने हुए हैं, जिसमें से एक मुख्य साहित्य संगम सिंगापुर भी है, और एक हिंदी परिवार सिंगापुर है। इस तरह के अनेक छोटे छोटे समूह बनाए हुए हैं, जिन्होंने हिंदी को जागृत किया हुआ है। और बहुत लोग हैं जो हिंदी लिखने में इच्छुक हैं, जो आगे आ रहे हैं, और जो नव वर्ग है वो भी आगे आ रहा है, और अच्छी अच्छी विधाओं में वो लिख रहे हैं, और अपनी अभिव्यक्तियों को, अपने विचारों को अलग अलग माध्यम से यहाँ पर भी हिंदी का डंका बजाए हुए हैं। और हिंदी के यहाँ पे काफी गोष्ठियां होती रहती हैं, मैं भी उनका हिस्सा बनती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है जब विदेशों में, इससे पहले मैं अमेरिका में भी थी काफी साल, तो वहां पे भी कुछ पत्रिकाएं निकलती थी हिंदी में। तो ये जान के बहुत खुशी होती है कि हमारे भारतवर्ष के ही लोगों ने, जो बाहर बसे हैं, जो प्रवासी हैं, उन लोगों ने हमारी हिंदी को जागृत रखा हुआ है। मैं कहती हूँ कहीं ज्यादा ही रखा हुआ है जागृत, और ये बहुत खुशी की बात है। जी जी। मैम, एक्चुअली हिंदी साहित्य में मैंने एक चीज देखा है, या साहित्य के क्षेत्र में एक चीज देखा है, कि एक व्यक्ति जैसे फेमस होता है, उदाहरण के लिए हम कुमार विश्वास जी को ले लेते हैं। उनकी एक कविता फेमस हुई, बिल्कुल। तो सभी लोग उसी विधा में लिखना शुरू कर दिए, और विधा को छोड़ के बिल्कुल। अपना खुद का मतलब लिखना छोड़ के उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कि इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, बतौर साहित्यकार और बतौर पाठक? देखिए, ये एक इंसानी फितरत है कि मैं कह लूं कि जो चीज फेमस हो जाती है तो सब उसको फॉलो जल्दी करते हैं। अपनी नई चीजों को रखने में लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो लोग इजी वे में जाते हैं, थोड़ा आसान वाला जो रास्ता मार्ग होता है उसको वो चुन लेते हैं। और जैसे आपने कहा, कुमार विश्वास की पूरा जगत जानता है, वर्ल्ड जानता है। तो अब वो अधिकतर अगर आप देखें तो वो विधाता छंद में लिखते हैं। तो उनकी जो जो फेमस मुक्तक हैं, अधिकतर आप अगर देखेंगे तो वो विधाता छंद के ही उसमें होती है। और सेम ट्यून को, वो धुन बहुत आसान है और वो छंद बहुत आसान है, और उसको लिखने में आसानी है, तो लोग जल्दी पकड़ पाते हैं। तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। अगर उसमें भी आप अपने विचारों को ढालें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ,
अगर आप साहित्य लेखन में जब आगे बढ़ते हैं और आपके गुण और विकसित होते हैं, तो आप अन्य छंद का भी ज्ञान देते हैं गुणीजनों से, और फिर तब आप आगे जो थोड़े से डिफिकल्ट छंद हैं, तो थोड़े से मुश्किल छंद हैं, उनमें भी आप अपने आप को ढाल सकते हैं। तो अगर जो शुरुआती दौर है उसमें अगर विधाता छंद में लिखते हैं लोग, जो कि कुमार विश्वास जी के छंद भी कहा जाता है, तो वो एक बहुत ही फेमस छंद है, उसकी लय बहुत आसान है, उसमें गाना गुनगुनाना आसान है, और वो सबको मधुर भी लगती है, सुनने में भी आकर्षक है, तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है। मैम, भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, विभिन्न भाषाएं हैं, उसमें से हिंदी भी एक है। तो इसको आप किस नजरिए से देखेंगे कि सभी साहित्य को हिंदी के साथ मर्ज किया जाए या सभी साहित्य को अपने अपने स्थान पर आगे बढ़ाया जाए? ये भी बहुत ही आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। दरअसल हिंदी तो हमारी राजभाषा ही कहलाती है अभी, और हम सभी इसी की प्रयास में जुटे हुए हैं कि कब ये हमारी राजभाषा से राष्ट्रभाषा बन जाए। और मैं कहती हूँ कि ठीक है, हर प्रांत की अपनी अपनी एक भाषा है, और उसका मैं बहुत आदर करती हूँ। और सभी लोगों को अपनी भाषाओं का, जो मातृभाषा है अपने प्रांत की, कहते ना कि हर चार उसके बाद एक वाणी बदल जाती है, तो भाषा बदल जाती है, तो हमें उसका भी सम्मान करना है, क्योंकि वो आपकी लोकल भाषा है। किंतु हिंदी हमारे भारतवर्ष की एक भारत के लेवल पे एक भाषा है, जो हमारे भारत को भी रिप्रेजेंट करती है दूसरे देशों में। तो हिंदी को मुझे लगता है कि एक राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, और हिंदी भाषा सबको आनी चाहिए, मैम ऐसा ऐसे, मेरा मानना जी भी है, जी, और ऐसा मेरी चाहत भी है, मैम आपको नहीं लगता कि अगर हिंदी और को हम इसके लिए हम राष्ट्रीय लगे भाषा हुए हैं। बनाते हैं जी तो जो अदर राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है या केरला है, जी ये भाषा के तौर पर फिर एक विरोधाभास इनके मन में उपजेगा। जैसे भाषा के नाम पर ही पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, अगर आप देखेंगे इतिहास के उसमें, तो ऐसे जी में एक विरोधाभास जी। उत्पन्न नहीं हो जाएगा हमारे देश में? क्या जो वर्तमान में जो परिस्थिति है वही सही रहे, सभी भाषाओं को लेकर हाँ, साथ में चले? नहीं, जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी भाषाओं को लेके चलना है। देखिए, जो लोकल, जैसे कि तमिलनाडु है, वहाँ पे तमिल बोलते हैं, और तेलुगु है साउथ में, और भी कन्नड़ है, और भी इस तरह की भाषाएं, तो मैं ये नहीं कह रही ऑब्वियसली वो बोले, पर साथ में उनको हिंदी भाषा का भी ज्ञान है। जैसे इंग्लिश है, अब कैसे वो हर जगह प्रचलित है, उसी प्रकार हिंदी भाषा भी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, बड़े सारे कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी का प्रचलन है। जैसे पाकिस्तान भी जाएं, हिंदी है। बाली एक इंडोनेशिया में एक जगह है जो हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदी भाषा वहां भी प्रचलित है। और भी कुछ जगह हैं जहाँ पे हिंदी भाषा प्रचलित है। तो जब दूसरे देशों में हिंदी भाषा बोली जा सकती है, तो अपने देश के हर प्रांत में हिंदी भाषा क्यों नहीं आ सकती? वो अपनी भाषा तो बोले, जो लोकल भाषा है उसको तो रखें ही, साथ में हिंदी भाषा को भी अपनाएं, मैं कहती हूँ। तो एक यूनिवर्सल भाषा होनी चाहिए पूरे देश में, ओके, ऐसा आपको और तभी लगता है? जब ये यूनिवर्सल भाषा होगी, ऐसा मुझे लगता है। इससे इससे बल्कि जो गैप है, अगर आप चेन्नई गए हो, अगर चेन्नई गए हो या आप साउथ में किसी भी जगह गए हो, तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा ग्रज है, एक बहुत बड़ा ब्रिज है, और वो नॉर्थ इंडियंस को अलग मानते हैं। ऐसा होता ही है, हमें उनकी भाषा नहीं आती तो हम उनको अलग मानते हैं, मगर जब भाषा एक हो जाएगी, उनको हिंदी आ जाएगी, हम तो भाषा का जो अंतर है, जिससे हमारे जो थोड़े से भेदभाव है, अंतर है, वो मेरे ख्याल से भाषा के द्वारा ही मिट पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा हमारे देश में सब प्रांतों में अनिवार्य होनी चाहिए। जी उसकी जी, बेसिक नॉलेज हो, मतलब उसमें आप ठीक बहुत ठीक, एक्सपर्ट ना हो, पर हाँ बेसिक नॉलेज हो कि सब बोले। ठीक ठीक ठीक। मैम, हिंदी में रोजगार के अवसर क्या है अगर देखा जाए? तो बहुत कम अवसर नहीं है? आपको नहीं लगता कि हिंदी को अगर और जी, विस्तार अब मैं देखती रूप हूँ देना जैसे, है तो सरकार को कोई बड़े फैसले करने चाहिए? ये भी देखिए एक भाषा का ही मुद्दा है, और इस पे बहुत टाइम से ये तकरार सरकार के साथ है कि ये राष्ट्रभाषा बन जाए, राजभाषा ही ना रहे, अपितु एक राष्ट्रभाषा बन जाए। और जिस दिन इसको राष्ट्रभाषा करार दे दिया गया, उस दिन आप देखेंगे नौकरी के क्षेत्र में भी इसकी वजह से कोई बैरियर नहीं है। अभी क्या है कि ये सिर्फ सरकारी, या जो हमारे हिंदी विभाग है, ये जो सरकारी विभाग है, वहां पर ही प्रचलित है। और अगर आप एमएनसी की बात करें, जो कि अब बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और जो प्राइवेट कंपनीज है, उसमें हिंदी को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही।
और जब कोई हिंदी बोलता है, जैसे मैं खुद मैं क्योंकि एक साहित्यकार हूँ, मैं हिंदी में लिखना, मैं आपको बता सकती हूँ कि पहले मैं इंग्लिश में लिखती थी, और मुझे लगा कि नहीं, हमें इंग्लिश के साथ साथ अपनी भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए, और मैंने हिंदी में लिखने की शुरुआत की। तो उसी तरह जब हम हिंदी को खुद अहमियत देंगे और हर घर घर में इसको अपनाएंगे, तो ये कंपनियों में भी जाएगी, और इसको एक उस तरह का दर्जा मिलेगा जो कि आज इंग्लिश को मिलता है। तो इसके लिए जरूरी है कि इसको सरकार इस पर ध्यान दे और इसको एक राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाए। जी मैम, कुछ सालों में साहित्यकारों की एक बाढ़ आई है। अब बहुत से जी साहित्यकार अपनी विचारधारा या अपने समाज के अंडर में ही अपना लेखन करते हैं, जबकि हमारे भारत में कबीर जैसे, रविदास जैसे और मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने समाज को लगातार आईना दिखाया और समाज में क्रांति उत्पन्न की। आज कोई भी साहित्यकार क्रांति लिखने से पहले डरता है, 10 बार सोचता है। ऐसा क्यों, और इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले मुझे लगता है, जैसे आपने बताया, पुराने जो हमारे तुलसी रविदास जी थे, और इन लोगों ने क्रांति लाई, और अपने विचारों को व्यक्त करने में चाहे इनको बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा, इन्होंने अपने उन उन्मुक्त विचारों को रखा, जिसके कारण आज नारी का भी उत्थान हुआ, और भी इस तरह की जो कुरीतियां थी हमारे देश में, वो मिट्टी, जब उन्होंने एक व्यापक तौर पे अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को जागृत किया। तो ये आज भी एक्चुअली हमारी जो लेखनी है, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मेरा भी लोगों से ये अनुरोध है, जो लेखक हैं उनसे अनुरोध है कि आ, सिर्फ श्रृंगार रस पे ही ना लिखें, बल्कि लोगों को जागृत करने वाले समसामयिक जो विषय हैं उन पे भी लिखा जाए, जिससे जो हमारी अभी भी जो हमारे देश में जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर एक हम अपनी लेखनी के माध्यम, हम खुद तो उतर नहीं सकते लड़ाई में, बट हाँ, क्योंकि हम लोग लिखते हैं तो अपने लेखनी के माध्यम से हम उन कुरीतियों को जिस हद तक भी दूर कर सकते हैं करें। और इसी के लिए जैसे कुछ समूह में मैं जुड़ी भी हूँ। तो जैसे आप अगर देखेंगे कि बड़ी सारी चीजें चल रही हैं पॉलिटिकली, उसको हटाने के लिए भी हम जैसे सभी लेखकों को साथ में आना चाहिए, और अपनी लेखनी के द्वारा, जैसे अभी प्रदूषण के ऊपर था, गंगा की सफाई के ऊपर था, तो हमने कुछ संग्रह भी निकाले, और साथ में काफी जोरों शोरों से इस बात पर ध्यान दिया कि हम अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को जागृत करें कि वो पानी को बचाएं, नदियों को गंदा ना करें, उसमें प्रदूषण ना फैलाएं, जैसे कि हम अपनी पूजा की सामग्री भी प्रवाहित कर देते हैं। तो हम अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को जागृत करें, और जो भी कुरीतियां हैं उनको हटाएं, और व्यापक तौर पे एक उच्च स्तर का जीवन लोगों तक उस संदेश को पहुंचाएं। जी मैम, एक और चीज मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया जब से आया है, साहित्य के जी नाम पर लोग कुछ भी लिख रहे हैं। और इसके बिल्कुल अलावा सही। अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ महिलाओं की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ ऐसे विषय को उठाते हैं जो मतलब उन्हें टीआरपी तो दे जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन उस लेखन जी या जो उन्होंने जो साहित्य का लेखन किया है उसमें ना ही पब्लिक कोई दिलचस्पी देती है बाद में, ना ही उसका कोई अस्तित्व रह जी जाता है, और ना ही उससे समाज को बिल्कुल। कुछ मिलता है। इसको आप किस तरीके से देखेंगे? अब देखिए, वो कहते हैं ना कि हर चीज पूरी तरह से परिपक्व और शुद्ध नहीं होती। तो जहाँ पे साहित्य है, तो इस तरह के उनको हम क्वैक्स बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, या हिंदी में हम कहेंगे कि तो पाखंडी ही है ऐसे लोग, जिन्हें सच में, मैं उनको पाखंडी बोलूंगी, कि जिन्हें सच में नॉलेज नहीं है, जिन्हें साहित्य का कोई ज्ञान नहीं है, ना ही वो जानना चाहते हैं। जैसे कि आपने बोला, वो टीआरपी बटोरने में लगे हैं, तो उसमें वो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, और किसी तरह की भी वो मुक्तक लिखते हैं, पर वो एक्चुअली मुक्तक नहीं है, मुक्तक का उनको विधान भी नहीं मालूम। तो मैं भी देखती हूँ, सोशल मीडिया पे जुड़े हैं तो जगह जगह लोग कुछ भी डाल देते हैं। कभी भगवानों के चित्र की भी बहुत बद्दी मजाक बनती है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि जो चीज बहुत ही पवित्र है, पावन है, हम उसके ऊपर ऐसे कैसे चित्र के ऊपर लिख पाते हैं, या हम कैसे अपने धर्म की मजाक उड़ा पाते हैं। तो ऐसे लोगों को यही संदेश दूंगी कि अपने ज्ञान को जागृत करें, और खोखले दिखावे में ना रहें, अपने ज्ञान को जागृत करें और उससे अपना स्तर बढ़ाएं, ताकि महिलाओं के चित्र का माध्यम बनाएं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर
इस तरह के फूड मुद्दों को उठा के उन पे लिखें या लोगों को कॉपी करें। अपने खुद के उच्च विचारों को आगे रखें, तभी आप आगे आ पाएंगे, वरना ऐसे लोग पीछे ही रह जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं। मैम एक और चीज है, मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत सवाल भी है ये, और मैं इस सवाल जी को लोगों के मन में पहुंचाना भी चाहता हूँ। सोशल जी मीडिया आया है, इंस्टाग्राम पर हर कोई रील बना बना रहा है, और हर कोई जी मतलब ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, जिसका कोई मतलब बिल्कुल। तरीका ही नहीं है बतौर समाज में या बतौर व्यक्ति। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सोशल मीडिया पर जो चीजें अश्लीलता फैल रही है या जो लोग कर जी रहे हैं फेमस होने के लिए, उस उन चीजों को आप कैसे देखते हैं? इसमें भारतीय महिलाएं भी हैं, और महिलाएं भी वो हैं जो अच्छे घरों से संबंध रखती हैं, और इसके अलावा और जी बच्चे भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कभी सड़क पर घूम रहे हैं, कभी कहीं, हर जगह मतलब कुछ न कुछ बनाने के लिए खड़े रहते हैं। देखिए, अब ये नया एक ट्रेंड आया हुआ है सोशल मीडिया पे। आप उसमें पहले, सबसे पहले टिकटॉक था। अब टिकटॉक को देखिए सरकार ने बैन कर दिया इंडिया में, तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई। पबजी था, पबजी में जो हमारी यंग जनरेशन थी वो अपनी पढ़ाई छोड़ के पबजी में लगी थी। तो मेरी सरकार से भी दरख्वास्त होगी, अगर ये आपका आगे तक जाता है तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि हमें इस तरह की चीजों पे रोक लगानी होगी। रीलें हैं, हाँ, एंटरटेनमेंट, क्योंकि अब देखिए टीवी है, या टीवी में लोगों का रुझान उतना नहीं रहा। पहले लोग धारावाहिक देखते थे, फिर सीरीज आई। अब जो है पहले ऐसे ऑर्कुट था, ऑर्कुट खत्म हो गया। तो ये एक चक्र है, ये एक क्या बोले इसको, एक एंटरटेनमेंट का बहुत ही व्यापक चक्र है। उसको लोग फिर बोर हो जाते हैं, फिर वो नया माध्यम ढूंढते हैं, फिर उससे बोर हो जाते हैं तो एक तीसरा माध्यम ढूंढते हैं। तो अब जैसे आपने बताया इंस्टाग्राम, आज से 5 साल पहले इंस्टाग्राम का इतना कोई अस्तित्व नहीं था, पर आज देखिए हर कोई रील बना रहा है। उसमें जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं हमारे, वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वो बैक टू बैक, वो इसका एक कहते हैं ना एडिक्शन हो जाता है, वो बैक टू बैक लगातार वीडियोस देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को उस पर रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल अच्छा सवाल। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए, और ना सिर्फ सरकार को, क्योंकि सरकार घर घर जाके तो रोक नहीं लगा पाएगी। जैसे सरकार ने अपनी तरफ से एक पहल उठाई, कदम उठाया, उन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया। टिकटॉक के कारण काफी हमारे उसका नुकसान हो रहा था, जबकि टिकटॉक की कंपनी, चाइनीज कंपनी है, वो तो पैसा कमा रही थी लाखों में, करोड़ों में। मगर हमारे बच्चों का समय, जो यंग जनरेशन है उनका समय, और सभी का समय नष्ट हो रहा था। इसी तरह अब टिकटॉक नहीं तो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। अब ट्विटर पर भी देखें, बहुत ही अश्लील किसी आई थिंक अलग अलग अकाउंट बना के लोग कुछ भी कर रहे हैं। इवन इसमें लेडीज, मैंने देखा है कि जो जेंट्स हैं वो लेडीज बन के आए हुए हैं, और वो उल्टे सीधे वो मैसेज करते हैं, और उल्टी सीधे पोस्ट डालते हैं, जिसका कि कोई लॉजिक नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो हमें उसको अपने घर पे भी, घर में अगर हम सब भी जागरूक हो जाएं और अपने इंडिविजुअल लेवल पे, स्तर पे उस पे काम करें, तो शायद हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें हमारा खुद का भी कॉन्शियस अलर्ट होना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं। हाँ, एंटरटेनमेंट एक लेवल तक अच्छा है, थोड़ी बहुत हंसी मजाक अच्छी है, क्योंकि वो भी जीवन में होना चाहिए, हास्य रस भी होना चाहिए, बट उसकी एक सीमा होनी चाहिए। उस सीमा के अंदर सब अच्छा है, उस सीमा के बाहर अगर कुछ जा रहा है तो वो हमें हर घर में अपने हिस्से का कंट्रोल करना पड़ेगा। जी जी। मैम, बतौर महिला और एक साहित्यकार, आप भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही आपने आपके प्रश्न एक से एक अच्छे आ रहे हैं, और बहुत अच्छी आपने कोई बात उठाई है कि भारतीय समाज में स्त्री की क्या गरिमा है, क्या महत्व है, और अभी क्या स्टेटस है। तो देखें तो बहुत बातें हो रही हैं, नारी उत्थान की बहुत बातें हो रही हैं, बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, एनजीओ बने हुए हैं, जो नारी को एक इंडिपेंडेंट इकाई के रूप में विकसित कर रहे हैं, और हो भी रही हैं चीजें। मगर मुझे लगता है कि जितना दिखावा है उतना दिखावा ज्यादा है, असलियत कम है। दिखावे में दिखा रहे हैं कि हम कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, और अभी एमएनसीज देखिए या आप नासा में देखिए, हर जगह स्त्रियां हैं, आगे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। किंतु आज भी बहुत सारी नारियां, अच्छे घरों की भी स्त्रियां, वो आज भी उत्पीड़न सह रही हैं।
और उस उत्पीड़न को हमें हटाना होगा। आज भी बहुत सारे पुरानी कुरीतियां हैं, वो भी चली आ रही, कहने के लिए कि मॉडर्न हो गए, मगर अगर आप गांव में जाएं, आप बेसिक जगहों पे जाएं, आप मध्यम लोअर मध्यम वर्गों के घरों में चले जाएं, वहां भी आज नारी को उतना फ्रीडम, उतनी आजादी नहीं है। तो वो हमें, उसके लिए काफी काम हो भी रहे हैं, मगर हमें, मैं फिर कहूंगी कि इंडिविजुअल यूनिट्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हर जगह सरकार नहीं जा सकती, और हम हर चीज अगर सरकार के ऊपर ही डाल दें तो वो सही नहीं है। तो उसके लिए हमें अपने अलग अलग समूह बनाने हैं हम, और इसमें हमारे कुछ समूह हैं, हम खुद भी काम कर रहे हैं। तो भारतीय जन महासभा का एक समूह है जिससे मैं जुड़ी थी पहले, और उसमें हम ये काम कर रहे थे कि जिस भी नारी को कोई भी हेल्प चाहिए या उसके साथ कोई गलत काम हो रहा है, तो हम किस हद तक हेल्प कर सकते हैं। तो इसी में अगर हम अलग अलग समूह बना लें हर सिटी में, सिटी, और उसमें अपने ग्रुप को जोड़ लें जो कि हेल्प करें, तो हम आई थिंक इसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, और नारी को, और जो उसका स्तर है, अच्छा स्तर है जहां तक वो पहुंच सकती है, तो सिर्फ खाली एजुकेटेड और अच्छे रईस घरों में ही नहीं, नीचे गांवों के लेवल तक, कस्बों के लेवल तक हम नारियों का उत्थान कर सकते हैं। जी मैम, अगर आप अपनी कोई रचना सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं आप। जी बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। एक मैंने गीत लिखा था, वो मैं आप सभी तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जी कि मैम। मोहन की गूंजी है मुरली, मीरा के मन आंगन में। मोहन की गूंजी है मुरली, मीरा के मन आंगन में। मीरा का एक तारा बोले, हृदय बसा प्रभु धड़कन में। मीरा का एक तारा बोले, हृदय बसा प्रभु धड़कन में। रोम रोम में मधुवन महका, उर में उल्लास समाया। दिव्य प्रीत की ज्योति जल गई, हरि का सम्मोहन छाया। अंग अंग मधुमास हो गया, नेह नयन के पोखर में। उर अंतस बस नाम समाया, गिरधर स्वर में आखर में। मोहन की गूंजी है मुरली, मीरा के मन आंगन में। भक्ति भाव के सुचित पुष्प फिर पुष्पित मीरा की मन में। भक्ति भाव के सुचित पुष्प फिर पुष्पित मीरा के मन में। मोहन की गूंजी है मुरली, मीरा के मन आंगन में। कृष्ण कला के काव्य रूप है, मनहर मुरली बाजे धुन। कृष्ण कला के काव्य रूप है, मनहर मुरली बाजे धुन। बजती मीरा के कानों में, अमिट प्रीत की ही रुन धुन। मलयानल संदल कुरवाई, निव नए संदेश लाई। उर के वृंदावन में देखो, भावों ने फिर रास रचा। उर के वृंदावन में देखो, भावों ने फिर रास रचाए। प्रेम पृष्ठ पर महामिलन के झलके काना कानन में। मोहन की गूंजी है मुरली, मीरा के मन आंगन में। वाह वाह, बहुत शानदार मैम, बहुत ही प्यारी रचना लिखी है आपने, बहुत सुंदर। मैं चाहती हूँ कि जी लोग साहित्य के माध्यम से धार्मिक तौर पे भी जुड़े, और अपने देश के उत्थान के लिए भी जुड़े। और जैसे कि आपने बोला, अगर ये राष्ट्रभाषा बन जाती है और हिंदी का एक व्यापक रूप आ जाता है, तो इसको हम गर्व से देखेंगे।
कभी कभी मैं देखती हूँ कि जैसे आप कॉन्वेंट स्कूल में चले जाएं, हिंदी में बोलें तो थोड़ा आपको लो फील कराते हैं लोग कि अच्छा हिंदी में बोल रहे हैं, हमारे बच्चे इंग्लिश में बोलें, जबकि मेरे दोनों बच्चे मतलब उनकी पढ़ाई बाहर शुरू हुई, तो मगर मैंने उन दोनों को कहा कि नहीं, हिंदी आना बहुत जरूरी है। हिंदी हमारी मातृभाषा ही है, और ये हमारा जो विचार का जो पूरा कोण है, कोश है, वो हिंदी में ही विकसित होना चाहिए। तभी हम अपने सनातन धर्म को भी जीवित रख पाएंगे। तो मेरा सबसे संदेश है कि वो हिंदी को गर्व से बोलें, और जब हिंदी बोले तो उसे बोलने में, जैसे आप मोदी जी हैं, वो किसी भी देश जाते हैं वो गर्व से, वहाँ की पार्लियामेंट में, आप यूएस में देख लें, हिंदी में आराम से बोलते हैं, कोई शर्म नहीं। तो हमें गर्व होना चाहिए अपनी भाषा पे, और हिंदी को हमें उत्थान के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप जयदीप पत्रिका को अपना बहुमूल्य समय दिया आपने। और जैसा कि आपने कहा कि अपनी मातृभाषा पर हम सभी को गर्व करना चाहिए, और मेरा भी यही कहना है, जयदीप पत्रिका का भी यही मकसद है कि हिंदी और अपनी मातृभाषा को हम सभी लोग आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके शानदार इस संचालन के लिए और अच्छे मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं मुझे यहाँ पे लाने के लिए बहुत बहुत आभार कि आपने एक अच्छा संदेश हमारे देश को दिया है। धन्यवाद।